खबर दमदार है में साथ देने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर मिस्टर अविनाश गोरखशाकर सर भी जुड़ चुके हैं। अविनाश सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक। सर, मार्केट में जिस तरह से रोटेशनल शिफ्ट हमें देखने के लिए मिला, कुछ कहना चाहते हैं सर? ये एक अच्छी बात है कि रोज बड़े बड़े शेयर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये मैं ब्रिजेश सर से भी शो की शुरुआत में पूछा था। कभी आईटी आ रहा है, कभी बैंकिंग ओवरऑल आ रहा है, और आज एचडीएफसी ने ही आधी निफ्टी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। निफ्टी की आधी बढ़त में 74 पॉइंट एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए, मेरे ख्याल से जैसे जैसे बजट की डेट नजदीक आ रही है, ये प्री बजट रैली के संकेत है। और मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में लिक्विडिटी भी बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है। हालांकि अभी एफआईएस थोड़े से नेट सेलर्स है, लेकिन डोमेस्टिक फंड्स के पास जिस प्रकार की लिक्विडिटी है, मुझे लगता है कि ये मार्केट को ज्यादातर रैली को फ्यूल कर रहा है। और अनुमान है कि बजट में ग्रोथ और पॉपुलिस्ट दोनों मायनों को रख के बजट गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी। तो लग तो रहा है कि जो इमर्जिंग सेक्टर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, ये सारे सेक्टर्स को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जरूर अनाउंस करेगी। प्लस हेल्थ केयर है, उसके बाद मेरे ख्याल से जो रोड नेटवर्क का जो सेक्टर है। तो आई थिंक गिने चुने स्टॉक, स्पेसिफिक स्टॉक्स चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद बैंकिंग, ये सेक्टर्स में आपको डेफिनेटली निवेशित रहना चाहिए। देखिए, बाजार वन एक तरफा भागा है, और अभी निवेशकों को दिक्कत यही हो रही है कि कोई अच्छा शेयर अच्छे वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है। आई थिंक क्लियरली ये सबका प्रॉब्लम है कि अभी अच्छे शेयर्स निचले लेवल के वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहे। तो जो है वो आपको आगे आने वाले एक दो साल की अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के ही पोजीशन लेनी पड़ेगी। और बहुत सिलेक्टिव भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ्रैंकली मेरे अनुमान से तो पेनी स्टॉक्स भी बढ़ रहे हैं, ऐसे भी कंपनी के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं जहां पे कोई बिजनेस मॉडल ठीक ठाक नहीं है, लिवरेज ज्यादा है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा सोच समझ के सिलेक्टिवली स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए। कभी भी कोई भी बाजार में गिरावट आती है विवेक, तो उसका फायदा करके अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स ऐड करें, क्योंकि ये बाजार बाय ऑन डिक्लाइन का ही मार्केट। बिल्कुल। आज जो एचडीएफसी बैंक में खबर है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। एफआईज की जो होल्डिंग है वो 55.4% से घटकर 54.83 हो गई है जून क्वार्टर में। देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे एफआईज अपनी स्टेक कम कर रहे हैं, लेकिन ये खबर अच्छी भी है। वो किस लिए? कि एफआईज की होल्डिंग अगर 55% के नीचे आती है तो बैंक का जो एमएससीआई में वेटेज है वो बढ़ जाएगा। अब एमएससीआई में वेटेज अभी फिलहाल कितना है? 3.8% है, जो कि बढ़कर 7.2 से 7.5% तक हो जाएगा। अब इसकी अनाउंसमेंट कब आएगी? अगर एमएससीआई में वेटेज बढ़ना है बैंक का, तो इसकी अनाउंसमेंट 13 अगस्त को आ जाएगी, और जो इफेक्टिव डेट होगी वो 30 अगस्त हो जाएगी। तो अगर बैंक में एमएससीआई का वेटेज बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं बैंक के शेयर में ही करीब 3.2 बिलियन से लेकर 4 बिलियन तक का इनफ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है। सर, अगर मैं इस इनफ्लो को देखूं कि एक अच्छा खासा इनफ्लो आएगा बैंक में, हालांकि बैंक की मार्केट कैप इतनी बड़ी हो चुकी है, करीब 13.5 लाख करोड़ के आसपास हो चुकी है, उसमें अगर 3-4 बिलियन का फ्लो आ भी जाता है तो ये उनकी 2.5 से 3% ही मार्केट कैप को प्रभावित करेगा। लेकिन सर, ये एफआईज की होल्डिंग बढ़ना और एमएससीआई में वेटेज बढ़ना इस शेयर को और कितना आगे तक ले जा सकता है अविनाश साहब? देखिए, मेरे ख्याल से एचडीएफसी ऐसा शेयर है जो पिछले 2 साल में जिसने कुछ आउट परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। तो ये जो दो फैक्टर आप बता रहे हो विवेक, इससे डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा सा पॉजिटिविटी इंप्रूव हो जाएगी सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रिगर एचडीएफसी बैंक के लिए रहेगा वो नंबर्स में रहेगा। मेरे ख्याल से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि एचडीएफसी के साथ जो उनका मर्जर हो गया है, इसका बेनिफिट नंबर्स में झलके, और एक बार नंबर्स मजबूत आते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी इंस्टीट्यूशंस है, एचएनआई इंडिविजुअल्स है जो पहले पोजीशन लेके बैठे हैं। तो डेफिनेटली लार्ज कैप में मैं नहीं कहूंगा कि कोई बड़ा अपसाइड आएगा, बट नॉर्मली हम कहते हैं कि 10-12% का मूव एचडीएफसी बैंक में आना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी 1500 का लेवल तोड़ के अभी 1770 1760 का लेवल अभी आया है। तो करीबन 1800 1850 तक ये जा सकता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, बड़ी रैली नहीं, बट एटलीस्ट ऑन द होल ये डेफिनेटली एक थोड़ा सा एक मॉडरेट 10-12% की मूव और यहाँ से दिखा सकता है। बिल्कुल। एक खबर और आई थी कि ब्रिटानिया में जो पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं उर्जित पटेल, वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं और अगले 5 साल के लिए उनकी नियुक्ति हो चुकी है।
ब्रिजेश सर, चार्ट पर कैसा दिख रहा है सर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का काउंटर? मेरे ख्याल से ब्रिटानिया में थोड़ा सा पोजीशंस बने, पॉजिटिव पॉजिटिव पोजीशंस देखने को मिले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से एफएमसीजी में जो बाइंग देखने को मिला है, मुझे लगता है कि ये मोमेंटम थोड़ा सा एटलीस्ट जुलाई सीरीज के लिए इसमें मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। और जो जो स्ट्रक्चर बना है 5700 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्लो एंड स्टडी मूव होगा। अगर पोजीशंस है तो होल्ड करना चाहिए। मोमेंटम पॉजिटिव है, 5700 प्लस का व्यू लेके चल सकते हैं हम इसमें। जी। एक और काउंटर पर कल एक खबर आती हुई दिखाई दी, वो थी यस बैंक, जहां पर कि Q1 में लोन ग्रोथ 14.8% रही और डिपॉजिट ग्रोथ करीब 20.8% देखने के लिए मिली है। कासा की वही प्रॉब्लम रही इस बैंक के साथ भी। इनका भी कासा करीब 20 बेसिस पॉइंट घटा है, 30.9% से घटकर 30.7% रहा है। यस बैंक के काउंटर पर मूव भी देख लेते हैं आज किस तरह का देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल आधा फीसदी की बढ़त ही बची है। शायद एडवांस और डिपॉजिट ग्रोथ और बैंक निफ्टी की बढ़त को देखते हुए काउंटर ने ओपनिंग दी। ओपनिंग ठीक थी, कल की क्लोजिंग से करीब करीब 1 से 1.5% ऊपर था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़त इसने अपनी खो दी है, जब शायद मार्केट फोकस कर रहा है कासा पर। ब्रिजेश सर, कैसे देख रहे हैं येस बैंक को? विवेक जी, कहीं ना कहीं हमारा यस बैंक पे पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि यस बैंक पे थोड़ा सा रिस्की है, बट देन एक 28 रुपए से लेके 30 रुपए तक का एक अपॉर्चुनिटी आपको यस बैंक में देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो रिस्की ट्रेडर्स है, जिनको पोजिशंस लेना ले सकते हो, और ये यस बैंक में वो बाय कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। यहाँ से 21 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और हम 28 रुपए से 30 रुपए तक का एक मोमेंटम हम इस पर प्ले कर सकते हैं। जी। अविनाश सर, कैसे देख रहे हैं ये सारे बैंकिंग को? क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स अपने एडवांस डिपॉजिट ग्रोथ तो अच्छी दे रहे हैं, 10% के आसपास की दे रहे हैं, लेकिन कासा रेशो ज़्यादातर बैंक्स को परेशान कर रहा है। ये रिजल्ट्स में तो परेशान नहीं करेगा, या इनके फ्यूचर आउटलुक में भी परेशान कर सकता है क्या? मेरे ख्याल से देखिए, जो बैंकों का कासा काफी बड़ा है, वहां पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसे आपने पहले शो पे कहा कि कासा जिनके पास ज्यादा है, वो बैंकों को कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम मिलती है, तो वो बेनिफिट थोड़ा सा इनको कम मिलेगा। डेफिनेटली देखिए, बैंक डिपॉजिट्स अभी थोड़े से कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट चल रहा है, तो जो निवेशक है वो अपना पैसा कहीं दूसरे एसेट में भी डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिपॉजिट्स में थोड़ा बहुत इसका असर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव आएगा, बट अगर डिसबर्समेंट ज्यादा होते हैं, लोन बुक अच्छा ग्रो होता है, तो कहीं ना कहीं देखिए कासा अगर कम भी होता है और अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ती भी है, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी। मार्जिन में हो सकता है कि थोड़ा बहुत दबाव आए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कासा सस्ते वाले, बहुत ही सस्ते वाले डिपॉजिट्स होते हैं। अगर ये सस्ते वाले डिपॉजिट्स थोड़ा बहुत भी कम होते हैं, तो उसका असर प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा। तो ऐसा नहीं है कि बैंक्स के नंबर्स खराब आएंगे, बट ओवरऑल जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। तो उसमें कोई संकोच नहीं है कि मार्जिन पे शायद थोड़ा प्रेशर बैंकों में इस क्वार्टर का आपको देखने को मिले। जी। निजाम खान जी का सवाल है मोतीलाल ओसवाल पर। सर, 636 रुपये की इनकी खरीद है, क्या करना चाहिए ब्रिजेश सर? कैसा लग रहा है चार्ट पर, क्योंकि कल तो पिटाई हुई थी काउंटर की। या विवेक जी, स्पेसिफिकली मोतीलाल ओसवाल, ये जो एमओएसएल का जो स्टॉक है, ये टेक्निकली 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक कर गया है। और जो टेक्निकली जो आरएसआई या फिर मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें, तो स्लोली ये नीचे की तरफ बता रहा है। प्रॉफिट बुकिंग की मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग इसमें हो रहा है काउंटर पे। एक चांस है कि ये शायद हो सकता है कि 500 के आसपास अप्रोच कर सकता है, तो थोड़ा सा और इसमें करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। कॉशियस व्यू लेके चले। अगर आपका पोजीशन में अगर ओवरऑल प्रॉफिट है, तो एक वो प्रॉफिट बांध दे, क्योंकि ये डेफिनेटली एक 500 के आसपास जाके ही एक कूल ऑफ होगा। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो टेक्निकली बोलते हैं, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है और सेल ऑफ हो रहा है। सो फिलहाल तो इसका भी 500 के आसपास बन रहा है। जी। अविनाश सर, आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल ब्रोकिंग कंपनीज को? क्योंकि कल के मूव के बाद जो एक खबरें आ रही थी, मैं कुछ एक रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था कि एंजल की जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें जो एंसलरी जो रेवेन्यू आता था, जो इनका मार्जिन्स की वजह से जो बेनिफिट उठा रहे थे, वो करीब 10% तक हिट होगा, लेकिन एबिट में करीब 20% तक का हिट होगा। कैसे देख रहे हैं सर, ये लेवल प्लेइंग फील्ड बन रहा है क्या दूसरे ब्रोकरेज हाउसेस के लिए? मेरे ख्याल से देखिए विवेक, ये जो असर है ये प्योरली शॉर्ट टर्म होना चाहिए,
क्योंकि ओके। देखिए जिस प्रकार के वॉल्यूम एफएनओ में बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार का एपिटाइट रिटेल निवेशकों का है, मुझे लगता नहीं है कि देखिए ये ब्रोकरेज स्लैब स्ट्रक्चर से चेंज करने से इनके लिए कोई बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि फाइनली जो भी इंश्योरेंस सॉरी जो भी ब्रोकर है वो फाइनली अपना जो भी कॉस्ट एडवांटेज जो पहले मिलता था और अभी नहीं मिलता है वो बेसिकली कस्टमर को पास ऑन करेगा। अगर जीरोडा की बात करें तो जीरोडा के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन कामत ने भी ये कहा है कि अभी वो डिलीवरी पहले फ्री दिया करते थे, तो अभी उसके लिए भी वो चार्ज करेंगे, प्लस उनके ब्रोकरेज रेट्स भी बढ़ेंगे। तो ज्यादातर ये डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेस को ज्यादा असर लगेगा, और बड़े ब्रोकर जैसे एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, मेरे ख्याल से देखिए ये 2-3 महीनों का टाइम फ्रेम है। 2-3 महीने में सब कुछ न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि मार्केट जिस प्रकार से तेजी दिखा रहा है, मेरे ख्याल से ट्रेडर्स को मुझे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से ये एक शॉर्ट टर्म थोड़ा सा एबरेशन होगा, बट उसके बाद इट विल बी बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर आकाश पांडे हैं प्रयागराज से। आकाश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। सर सर मेरा धात्रे उद्योग से क्वेश्चन है। मैंने सर 220 शेयर धात्रे उद्योग का खरीदा था, 21 रुपए 10 पैसे समथिंग। सर अभी लगातार गिर रहा है, तो इस पे क्या व्यू है, इसको होल्ड करे या सेल करे सर? ये कैसे क्यों लिया था सर आपने, मतलब किसी के कहने पर लिया था, कोई आपको इस पर रिकमेंडेशन आई थी? सर यूट्यूब पे आ रहा था एक, मैंने वीडियो देखा तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, तो उसी में ले लिया था मैंने। खैर अब एक यूट्यूब वीडियो और उसमें आया, तो उसमें शायद उन्होंने इसको बताया कि एक फ्रॉड टाइप का है कुछ, कि कंपनी लेके भाग गए, तो इसलिए थोड़ा सा कंसर्न था मेरा इस पे। जी बिल्कुल, लेने के बाद थोड़ा सा कंसर्निंग जो इनको व्यूज़ मिले हैं। अविनाश सर कैसे देख रहे हैं सर धात्रे उद्योग को? इनको करीब 3 रुपये का लॉस हो रहा है, 3 से 3.5 रुपये का। देखिए विवेक, पहले तो मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता, लेकिन मुझे जो अभी पता चल रहा है आपके निवेशक से, देखिए यूट्यूब पे कोई भी आके कोई भी स्टॉक बता देता है, उसके बाद स्टॉक की ये जानकारी निकालते हैं। तो मेरा तो कहना है कि 2-3 रुपया का लॉस हो रहा है तो निकल जाइए, जो कैपिटल बन रहा है वो इकट्ठा करिए और कोई अच्छी कंपनी में डाल दीजिए। ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया नहीं करते, और आप एक बार फंस गए हो तो 2-3 रुपए का लॉस लेके आप आगे बढ़िए। इस शेयर में रह के आपको कोई बड़ी अपसाइड आने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे डिसीजंस बिल्कुल नहीं मत ले लीजिए। कोई अच्छे सलाहकार से बात करिए जो आपको बराबर एडवाइस दे और जो आपको अच्छी तरह से पैसा बनाने का गुरु मंत्र दे दे, लेकिन ऐसी तरीके से पैसा बिल्कुल ना डाले। यहाँ पे लॉस बुक करे और कोई दूसरा शेयर ले ले, कैपिटल जो भी बचता है वो मेरे ख्याल से दूसरे शेयर में लगाए। काफी अच्छी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, वहां पे विजिबिलिटी भी अच्छी है, पैसा भी बनेगा, और जी क्लियरली आपको एक अच्छा विजिबिलिटी रोड मैप मिलेगा। सर हमारे साथ तो एक्सपर्ट आप ही जुड़े हुए हैं, और हम आपको एक दोनों ही हमारे एक्सपर्ट बहुत ही कीमती एक्सपर्ट हैं और बहुत ही रेनाउंड कंपनी से आप जुड़े हुए हैं। सर आप ही बता दीजिए कि ये जो लॉस है ये कैसे पूरा करें। अविनाश सर कोई ऐसा शेयर बता दीजिए सर, ताकि इनका कुछ हद तक ये लॉस जो करीब 10-12% का है ये पूरा हो जाए। देखिए मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, ये एक अच्छे विकल्प है। और इसमें भले ही इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम ज्यादा आ गई, लेकिन ये बात की पुष्टि रहेगी कि ये क्वालिटी बिजनेस और क्वालिटी स्टॉक खरीद रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए जो शेयर इन्होंने खरीदा है इसकी तो वैल्यू बिल्कुल नहीं है, और ये कभी भी और भी गिर सकता है। तो अभी 2-3 रुपया का लॉस भूल जाइए, उस जितना भी कैपिटल मिल रहा है उससे इकट्ठा करिए, और ये दोनों शेयर्स में थोड़ा थोड़ा करके आप एसआईपी या थोड़ा सा निवेश इसमें इवन करंट लेवल्स पे कर सकते हैं। जी एक काउंटर पर और नज़र डालते हैं, जिम ब्रीवरीज। यहाँ पर हमने कल भी बात की थी, इस काउंटर पर कल करीब 20% का सर्किट था, लेकिन आज ये काउंटर फिर 15% ऊपर है। करीब 2 सत्रों में ये काउंटर 36% तक उछल चुका है। ब्रिजेश सर 650 रुपये का काउंटर 900 रुपये हो जाता है। अगर मंडे की क्लोजिंग देखें तो करीब 660-670 के आसपास की रहती है, और जब आप इसको वेडनेसडे देखते हैं तो ये काउंटर 900 रुपये के पार पहुंच जाता है। अभी ये 888 नहीं, अभी ये 914 हो चुका है। कैसे देख रहे हैं सर चार्ट पर? चार्ट पे तो डेफिनेटली विवेक जी जिस हिसाब से जो रैली आया तो ऑब्वियसली बुलिश फॉर्मेशन ही हुआ है, तो पॉजिटिव है। बट मुझे लगता है कि इसमें शायद इवेंट है 4 जुलाई को, शायद इसके नंबर्स आने हैं या कुछ सर आने 9 हैं जुलाई शायद। को आने हैं इसके नंबर्स। हाँ तो हाँ ओके, तो फिर शायद
चलते इसमें ये जो भी एक्टिविटी नंबर्स को लेके ही आए हैं, तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि इसमें राइट पोजीशन है तो आप एक प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये वन ऑफ द रैली है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि प्राइस में बड़ा मूवमेंट आया। अगर आप मुझे चार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो डेफिनेटली इसमें बुलिश फॉर्मेशन लग रहा है, लेकिन मुझे वो कंफर्ट नहीं आ रहा है कि ये बुलिश फॉर्मेशन को राइट किया जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो मेरा ये सलाह रहेगा कि प्रॉफिट बांध लें और एक बार इसको रिजल्ट के बाद इसको फिर से रिव्यू करें। फिलहाल तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो जो ये 2 दिन का मूव है इसके बाद प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 9 जुलाई के रिजल्ट्स के बाद ही इस पर कोई व्यू बनाना चाहिए। ब्रजेश सर, मुझे पता है समय सीमा आपके लिए समाप्त हो चुकी है, लेकिन चलने से पहले सर आपकी जो ट्रेडिंग पिक्स हैं वो आप हमारे साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए। श्योर विवेक जी, जो पहला स्टॉक जो आज सवेरे थोड़ा लाइमलाइट में आया था वो बिकाजी था। बिकाजी में थोड़े से वॉल्यूम्स देखने को मिले। मैं ये मेरा हालांकि मैं 732 का जो प्राइस था उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि ये सस्टेन हो सकता है। बिकाजी में अगर आज का क्लोज 730 के ऊपर मिलता है तो मुझे लगता है इसमें एक तेजी, एक साइडवेज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देख सकता है। तो बिकाजी में मैं लॉन्ग करूंगा पोजिशन। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा 718 का रहेगा और 768 का एक मूव बिकाजी में देख रहा हूँ। और सेकंड जो आज लाइट में जो जाइडस लैब, जोरस जोरस लैब, ये सब जाइडस लैब, ये सब स्टॉक्स पे आपको आज मोमेंटम देखने को मिला है। जाइडस में भी काफी दिनों के बाद एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ ये स्टॉक चला है। तो जाइडस लैब में ये करंट प्राइस में मैं बाय करना चाहूंगा। जो स्टॉप लॉस है मेरा 1065 का रहेगा, 190 तक के लिए एक ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। और आखिरी जो एक स्टॉक जो हालांकि थोड़ा सा चल चुका है वो है एमी ऑर्गेनिक्स। 1390 चल रहा है और मेरा मानना है कि एक 15-20 पॉइंट का एक करेक्शन मिलता है तो एमी ऑर्गेनिक्स में हम फिर इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। 1330 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो मेरा टारगेट है 1480। जी सर, जाइडस लाइफ में तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर बिल्कुल 1115 का हाई है और आपने 1105 पर ये कॉल इनिशिएट की थी और 1100 के आसपास ये चल रहा है। तो यहाँ पर जाइडस लाइफ में ख़रीदने की सलाह सर की 1190 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा करीब 35 रुपये नीचे का और टारगेट रहेगा करीब 90 रुपये ऊपर का। और एमी ऑर्गेनिक्स यहाँ पर 1390 रुपये पर अभी चल रहा है और सर ने ये जो कॉल का जो टारगेट रखा है वो 1480 रुपये का रखा हुआ है। तो यहाँ से लगभग अभी भी 90 रुपये का मूव देखने के लिए मिल सकता है। 60 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से 90 रुपये का टारगेट, 60 रुपये का स्टॉप लॉस। और जो पहली कॉल थी वो थी बीकाजी फूड, जहां पर कि सर ने 726 रुपये पर ये बाय कॉल इनिशिएट की है और 768 रुपये के इसमें टारगेट्स हैं और 718 रुपये का इसका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर केवल 8 रुपये का स्टॉप लॉस और आपको करीब 42 रुपये ऊपर के टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। मुझे सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो ब्रजेश सर ने बताया कि कौन सी ऐसी ट्रेडिंग कॉल्स हैं जहां पर कि आप बैट लगा सकते हैं। अविनाश सर, आप इस समय देखें तो कौन से ऐसे सेक्टर्स पर बैट लगा रहे हैं जहां पर कि आपको लगता है कि जो Q1 के रिजल्ट्स होंगे वो थोड़े ठीक देखने के लिए मिलेंगे? आई थिंक विवेक, देखिए बाजार जिस प्रकार से भागा है, मुझे लगता है कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। और बैंकिंग में हमको फेडरल बैंक पसंद है। देखिए, फेडरल बैंक ने आज बिजनेस अपडेट भी दिया है जहां पे काफी एनकरेजिंग नंबर्स आ गए। तो ऑलरेडी स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी हमने देखने को मिली थी, लेकिन जिस प्रकार का परफॉर्मेंस पिछले साल फेडरल बैंक ने किया था, करीबन 3900 करोड़ का प्रॉफिट, कासा रेशियो इंप्रूव हो चुका था, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हो चुकी थी। तो मुझे लग रहा है कि फेडरल बैंक में डेफिनेटली 235-240 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। अगर आपका 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो यहाँ पे एक अच्छा निवेश का मौका बन सकता है। और दूसरा जो सेक्टर हमको बहुत पॉजिटिव लग रहा है वो इंफ्रा सेक्टर है। देखिए, इंफ्रा में आप L&T को इग्नोर नहीं कर सकते। L&T करीबन 3600 चल रहा है। अभी कल ही खबर आई थी कुछ 35,000 करोड़ का नया ऑर्डर इनको मिला है। तो ये तो और अच्छी बात है क्योंकि विजिबिलिटी और भी बढ़ती है, एग्जीक्यूशन तो वैसे भी ठीक ठाक इनका हो रहा है। प्लस इनके पास यूनिक कॉम्बिनेशन है इंफ्रा, कैपिटल गुड्स और डिफेंस का। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 3900-950 का एक फेयर वैल्यू आपको अगले 12-15 महीने में मिल सकता है। तो बजट के पहले, और मैं समझता हूँ कि Q1 को अगर आपको बेट करना है तो ये स्टेडी कैंडिडेट्स है जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। तो ये दोनों शेयर्स मेरी तरफ से। जी, संजय सिंह जी का सवाल है सर, GMR में पूछ रहे हैं कि क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं बजट तक के लिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक प्राइस बहुत भागा है। देखिए अभी आप थोड़े से लेट हो चुके हो। अगर आपको खरीदना ही है तो बाजार थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए, उसके बाद आपको एंट्री लेवल मिलेगी। मेरे ख्याल से अभी इस लेवल पे एंट्री करना ठीक है। जी। अ, अगला सवाल मिला है, ये है इनका व्रज आयरन पर सर। इन्होंने 80 शेयर लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 2 ईयर ये रख सकते हैं, क्या करना चाहिए सर? कौन सी कंपनी विवेक, वापस बताइए। सर व्रज आयरन, VRAJ। एक्चुअली ये भी बहुत छोटी आयरन एंड स्टील कंपनी है। देखिए अगर मेटल सेक्टर को प्ले करना है तो मेरे ख्याल से इनको बड़ी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। आई थिंक अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल का है तो बहुत अच्छे विकल्प है, जैसे हिंडाल्को है, टाटा स्टील है। ऐसे छोटी कंपनीज में देखिए क्या होता है कि मेटल साइकिल बदलती भी है, तो प्राइस इंप्रूवमेंट आने के लिए थोड़ा समय लगता है, और ये बहुत इलिक्विड स्टॉक है। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि लिक्विडिटी अगर इस स्टॉक से निकल गई तो बेचने के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तो लिक्विड काउंटर्स पे फोकस करिए। मेटल सेक्टर अभी थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव हो रहा है, तो हिंडाल्को, टाटा स्टील आई थिंक विल बी बेटर बेट्स कंपेयर टू ये जो छोटी कंपनी इन्होंने खरीदी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है पटेल धर्म जी का, सुराना टेलीकॉम पर सर आपका व्यू जानना चाहते हैं कि टारगेट कुछ रख सकते हैं क्या? देखिए ये भी बहुत ही छोटी कंपनी है। मेरे ख्याल से टेलीकॉम में बेट करने के लिए बहुत सारे अच्छे विकल्प है। अगर टेलीकॉम में प्ले करना ही है तो इंडस टावर एक अच्छी कंपनी है। सुराना टावर वैसे भी मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन ये भी बहुत इलिक्विड काउंटर है, बहुत स्पेकुलेटिव है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से अगर हो सके तो कोई भी उछाल में निकल जाए। और इंडस टावर्स में मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंटली एक अच्छा 15 से 20% की अपसाइड आपको अगले 6-12 महीने में मिलेगी। शिवांश भट्ट जी का सवाल है सर, JSW इंफ्रा में एंट्री के लिए पूछ रहे हैं कि 2-3 महीने के लिए एंट्री कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? देखिए 2-3 महीने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगला साल अगर ये होल्ड करते हैं तो इन्होंने अभी नवकार कॉर्पोरेशन खरीदा है, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली नंबर्स पे आएगा। बहुत अच्छा एसेट लिया है, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे इन्होंने खरीदा है। तो 3 महीने की बात तो बहुत ही शॉर्ट टर्म है, क्योंकि देखिए नॉर्मली मार्केट ये सब एक्विजिशंस को और जो डेवलपमेंट्स मार्केट में होता है वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर लेता है। तो अभी आपको खरीदना है तो आप थोड़े से लेट हो चुके हो। अगर आपने शायद पहले खरीदा होता तो शायद आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता। तो नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का रखिए, तो ही आपको यहाँ पे पैसा बनेगा। आरिफ कुरैशी जी का सवाल है, वो बोल रहे हैं कि वो डेली हमारा प्रोग्राम देखते हैं लेकिन सवाल नहीं उनका जा पा रहा है। कुरैशी साहब ज़्यादातर सवाल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सवाल छूट जाते हैं वो आप हमारे खास प्रोग्राम हेलो मनी 9 में 1 बजे भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन आज मैं आपका सवाल ले लेता हूँ, आपकी नाराज़गी दूर कर देते हैं। PNC इंफ्रा इनके पास है सर, 368 शेयर हैं, बाय प्राइस इनका 485 का है, नज़रिया शॉर्ट टर्म का है सर, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, यहाँ पे होल्ड करें। देखिए इन्होंने कंपनी बहुत ही अच्छी खरीदी है, नंबर्स भी अच्छे हैं, प्लस ऑर्डर बुक काफी अच्छा है। मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म का मतलब 3 से 6 महीना होगा तो कंटिन्यू टू होल्ड, क्योंकि नंबर्स Q1 के अच्छे आएंगे, प्लस उसके बाद Q2 भी अच्छा आएगा। Q1 में हो सकता है कि थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इतना शानदार ना हो, क्योंकि इलेक्शंस थे तो ऑब्वियसली ऑर्डर्स के जो रिलीज थे वो थोड़ा समय लगे। लेकिन इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है और ऑर्डर एग्जीक्यूशन अच्छा है, तो मेरे ख्याल से अगर 6 महीने की टाइम फ्रेम से ये होल्ड करते हैं तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो कंटिन्यू टू होल्ड। चलिए, एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, मिस्टर संदीप। संदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मैं संदीप बोल रहा सर। जी सर, पूछिए। सर अशोक लेलैंड में सर मैंने 200 शेयर लिया है, 246 के भाव पे सर। अभी क्या करना है, उसमें नीचे आ गया है भाव। अशोक लेलैंड के 200 शेयर लिए हुए हैं 246 के भाव पर। अविनाश सर कैसे देख रहे हैं अशोक लेलैंड वर्सेस टाटा मोटर्स में भी अच्छी स्ट्रेंथ बनी है पिछले कुछ दिनों में? देखिए नजरिया अगर ये 12-15 महीना कर रखते हैं तो ही इसमें पैसा बनेगा। देखिए अशोक लेलैंड ये एक ऐसा शेयर है जो पिछले 1 साल में बहुत अच्छी तरह से आउट परफॉर्म कर चुका है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में साउथ इंडिया मार्केट में ये बड़ा मार्केट शेयर कमांड करते हैं, डिफेंस में भी काम करते हैं। तो आने वाले बजट में हो सकता है कि इंफ्रा और डिफेंस को लेके कुछ अनाउंसमेंट्स अच्छे आते हैं, तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड में भी एक अच्छी बढ़त आपको मिलेगी। लेकिन समय की सीमा है, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म नहीं बट 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल, तो खबर दमदार है कि तो यहीं पे विराम देने का समय आ गया।